संसद संसद का मुख्य कार्य विधि निर्माण करना है, लेकिन इसके साथ साथ वह निम्नलिखित भूमिका भी निभाती है। सरकार का गठन, कार्यपालिका पर नियंत्रण कर उसे जवाबदेह बनाना, जिसके लिए निम्नलिखित संसदीय साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रश्नकाल, संसदीय प्रस्ताव, संसदीय समितियां, बजट पर बहस आदि। संसद लोकतांत्रिक गतिविधियों का केंद्र होता है, जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस होती है। इससे वह जनमत का निर्धारण करती है। संसद कुछ महत्वपूर्ण विषयों में अर्धन्यायिक भूमिका भी निभाती है, जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग। संसद कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव का कार्य भी करती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर आदि। संसद का गठन, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा, अनुच्छेद 80। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्यों से होते हैं। हालांकि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिनमें 233 सदस्य राज्यों तथा 200 राज्यों और उसमें 229 राज्यों से तथा 4 जो है संबंधित संघशासित प्रदेश से, संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से। ये संघशासित प्रदेश। राज्यसभा, राज्यों को सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों और संघशासित क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थान का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में 81 है शायद, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, महाराष्ट्र में 19, बिहार में 16, कर्नाटका में 12, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, आंध्र प्रदेश 11। 31 क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए भारत में अमेरिका के विपरीत, यानी राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व देखा जाता है। इसलिए इसे असममित संघवाद भी कहते हैं। जहाँ जनगणना का आशय वर्तमान में 1971 की जनगणना से है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। वहीं शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। राज्यसभा के निर्वाचन में दल बदल विरोधी कानून नहीं होता है और न ही नोटा का प्रयोग होता है। राज्यसभा के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित किया जाता है। नामांकित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की भांति ही सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। निर्वाचित सदस्यों की भांति ही वे सदस्य की
सदस्य की कार्यवाही संसद की सदस्य के रूप में भाग लेते हैं और इन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके महाभियोग में भाग लेते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और पदमुक्ति दोनों में नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। यह प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचित सदस्यों को अपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों का प्रदर्शन करना होता है, लेकिन नामांकित सदस्यों को इससे छूट होती है। नामांकित सदस्य अपने नामांकन के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नामांकन के 6 माह के बाद यदि वे किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। साथ ही राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि राज्यसभा के किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उसका पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस पद के लिए निर्वाचित नए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही होगा, न कि पूरे 6 वर्ष के लिए। लोकसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं। लोकसभा का गठन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 सदस्य संघशासित क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जबकि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से नामांकित किया जाता है, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्यों से और 13 सदस्य संघशासित क्षेत्रों से और 2 सदस्य नामांकित होते हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन संसद द्वारा निर्धारित विधि के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1962 और 1972 और 2002 को निर्मित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन के संबंध में जनसंख्या के लिए वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया। वहीं 84वें संविधान संशोधन 2007 द्वारा अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। वहीं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के संबंध में 87वें संविधान संशोधन 2003 के तहत वर्ष 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। नोट: लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन के लिए चौथी अनुसूची में प्रावधान नहीं है। परिसीमन आयोग। संसद द्वारा अब तक 4 बार 1952, 1962 तथा 2002 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अनुशंसा देना है। इसकी अनुशंसा के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन FPTP या बहुल मतदान प्रणाली द्वारा होता है।
लोकसभा की अवधि। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है। सामान्यतः इसकी अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन इसे 5 वर्ष के पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वर्तमान में लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें तथा एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि के लिए 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। 104वां संविधान अधिनियम के तहत सांसदों की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। उसके पास अन्य ऐसी अर्हताएं हों जो संसद द्वारा बताई गई किसी विधि के अधीन निर्धारित हो। इस संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति का भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की नियमावली में नाम दर्ज होना चाहिए। सांसदों की नियुक्तियां। स्थानों का रिक्त होना। दोहरा सदस्यता के आधार पर यदि संसद के दोनों सदनों के लिए कोई सदस्य चुन लिया जाता है और 10 दिनों के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता नहीं त्यागता है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। यदि संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक साथ हो और किसी एक सदन की सदस्यता 14 दिनों के भीतर नहीं त्यागता है तो संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। त्यागपत्र। संसद सदस्य सभापति या स्पीकर को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुपस्थिति के आधार पर यदि कोई सांसद 60 दिन की अवधि तक सदस्य की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। हालांकि 60 दिनों की इस अवधि में सत्रावसान की अवधि या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए सदन के स्थगन की अवधि शामिल नहीं की जाती है। अनुच्छेद 102 में वर्णित आधारों पर अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर अनुच्छेद 102 में वर्णित आधारों पर संसद सदस्यों को योग्य घोषित कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन आयोग की सलाह मानना बाध्यकारी होता है। इस संबंध में आर्टिकल 102 में वर्णित आधार निम्नलिखित हैं। यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। हालांकि लाभ का पद न तो संविधान में परिभाषित है और न ही किसी संसदीय कानून में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रद्युत बारदोलई बनाम स्वप्न रायवाद में इसके निम्नलिखित मानक दिए गए हैं। क्या उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा हुई है? क्या सरकार को उसे हटाने का अधिकार है? क्या सरकार द्वारा उसे वेतन दिया जाता है? क्या सरकार द्वारा शक्तियां दी गई हैं? का इन शक्तियों का नियंत्रण है। वहीं आर्टिकल 102 के तहत संसद को यह अधिकार भी है कि वह विधि द्वारा किसी पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकता है। इस संबंध में संसद द्वारा संसद निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1959 निर्मित किया गया। अब तक इस अधिनियम में 5 बार संशोधन हो चुके हैं और 52 पदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। मंत्री के
कोई मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं यदि वह विकृत चित्र हैं और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हैं, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किए हुए है। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में संसद द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निम्नलिखित निर्योग्यता निर्धारित की गई है। यदि किसी सांसद को 2 या अधिक वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई हो, ऐसी स्थिति में सदस्यता तो समाप्त होगी ही, साथ ही जेल से रिहा होने के बाद अगले 6 वर्षों तक वह किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। यदि वह भ्रिकुट गतिविधियों या चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, सामाजिक अपराध करने पर, यदि किसी सरकार उपक्रम में उसकी न्यूनतम हिस्सेदारी हो, दल बदल के आधार पर, 82वें CA 1985 द्वारा, संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 82वें नहीं है 92वें है शायद, द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसके तहत लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में सभापति द्वारा दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यहाँ दल बदल का आशय निम्नलिखित स्थितियों से है। यदि किसी सदस्य ने अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यदि नामांकित सदस्य अपने नामांकन के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यदि कोई सदस्य अपने पार्टी का उल्लंघन करता है। यहाँ पार्टी विप का आशय राजनीतिक दलों द्वारा अपने सांसदों को जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश से है। इसके तहत सांसदों को सदन में अपने विचार रखने के लिए उपस्थित होने के लिए या मतदान के लिए निर्देश दिए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक सदन में एक मुख्य सचेतक होता है, जिसके द्वारा ऐसे निर्देशन जारी किए जाते हैं। हालांकि दल बदल कानून निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता है। स्पीकर इसके दायरे से बाहर है। राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित सदस्य, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में विलय कर लें। कियोतो होलोहानवाद में न्यायालय ने 10वीं अनुसूची को वैध माना और इस संबंध में स्पीकर के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना। न्यायालय के अनुसार दल बदल कानून वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है और पार्टी व्हिप की उल्लंघन पर निर्योग्यता केवल उन्हीं मामलों पर लागू होना चाहिए जिन विषयों पर सरकार का अस्तित्व निर्भर हो या जो दल के चुनावी कार्यक्रम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो। संसद के पदाधिकारी, लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, संसद के पदाधिकारी प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों में किसी वरिष्ठतम सदस्य प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का एकमात्र कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को 3री अनुसूची के तहत शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है
और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा की जाती है। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद निम्नलिखित स्थितियों में रिक्त हो सकता है यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है। स्पीकर को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ऐसा संकल्प लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इस दौरान स्पीकर अपना पहला मत देते हैं। जब स्पीकर को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वे इस दौरान सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। भारत में ब्रिटेन की भांति स्पीकर को अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। हालांकि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे हैं जिन्होंने स्पीकर बनने के बाद अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं। स्पीकर द्वारा लोकसभा में व्यवस्था एवं गरिमा बनाए रखा जाता है। इसके तहत वह किसी सदस्य से निष्कासित या निलंबित कर सकता है। साथ ही सदस्य को सदन से निष्कासित या निलंबित कर सकता है। साथ ही वह लोकसभा का स्थगन भी कर सकता है। स्पीकर ही ये प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। साथ ही स्पीकर सदन में किसी विषय पर बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। स्पीकर दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। स्पीकर द्वारा संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। साथ ही वह कार्य सलाहकारी समिति, सामान्य प्रायोजन समिति और नियम समिति की अध्यक्षता भी करते हैं। स्पीकर दल बदल के आधार पर सदन के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। स्पीकर ही विपक्ष के नेता को मान्यता देते हैं। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। लोकसभा के सचिवालय का निर्देशन व नियंत्रण भी करते हैं। स्पीकर के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है। डिप्टी स्पीकर लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में इनके द्वारा सदन की अध्यक्षता की जाती है। जब वह सदन की अध्यक्षता करते हैं तो उन्हें स्पीकर की भांति ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं तो सामान्य सदस्य के रूप में उन्हें बोलने और मतदान करने का अधिकार होता है। जबकि स्पीकर केवल 2 स्थितियों में ही मतदान का प्रयोग कर सकते हैं: अपनी पदमुक्ति की प्रक्रिया के दौरान, निर्णायक मत की स्थिति में। परंपरा के अनुसार प्रायः किसी विपक्षी दल के सदस्य को डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है। विपक्ष का नेता ब्रिटिश संसदीय परंपरा में विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जाता है और यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है तो वहां विपक्ष का नेता वैकल्पिक पीएम के रूप में सरकार की गठन का दावा प्रस्तुत करता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रथम लोकसभा स्पीकर मावलंकर विपक्ष के नेता के संबंध में नियम बनाया गया, जिसके तहत लोकसभा में जिस दल को कुल सीटों का 10% सीट होगा उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि प्रारंभिक लोकसभा में किसी भी दल को यह दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन 1969 में
कांग्रेस संगठन का नेता राम सुभग सिंह को पहली बार विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया। वहीं 1977 में संसद द्वारा विपक्ष के नेता को वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के तहत इस पद को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हालांकि इस अधिनियम के तहत विपक्ष के नेता का यह दर्जा दोनों सदनों में उस दल को दिया जाएगा जिन्हें संबंधित सदन में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हों। विपक्ष के नेता को इस अधिनियम के तहत कैबिनेट मंत्री के स्तर के वेतन और भत्ते देने का प्रावधान किया गया। लोकसभा के महासचिव इन्हें स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। महासचिव स्पीकर के सलाहकार होते हैं और सदन के सभी प्रशासनिक कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे लोकसभा के सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं। स्पीकर की भांति ही सदन की व्यवस्था व गरिमा बनाए रखना और सदन के कार्यवाहियों के संचालन की जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन जहां स्पीकर दो अफसरों पर मत देने की शक्ति रखते हैं, तो वहीं सभापति एक ही स्थिति में मत प्रयोग करते हैं, जो निर्णायक मत होता है। साथ ही सभापति किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकते हैं और न ही विपक्ष के नेता को मान्यता देते हैं। उपसभापति वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। उपसभापति पद पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्यसभा के सदस्य बने रहें। उपसभापति जब सभापति की भूमिका निभाते हैं तो उन्हें सभापति की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सभापति न रहने की स्थिति में वे सामान्य सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। संसद की कार्यप्रणाली, संसद के सत्र। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत किया जाता है, लेकिन सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ संसद के सत्रों की संख्या के संबंध में न्यूनतम संख्या का प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्यतः संसद के 3 सत्रों का योजन होता है। बजट सत्र फरवरी मई में और मानसून सत्र जुलाई और सितंबर में। शीत सत्र नवंबर और दिसंबर में, ये मतलब शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति द्वारा ही सत्रावसान किया जाता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख होता है, जो मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदन धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। संसदीय नियम। अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। हालांकि अनुच्छेद 112 के तहत संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता या वैधता को प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अनियमितता है। सदन में गणपूत्र यानी कि कोरम। प्रत्येक सदन को कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों का 1/10वां भाग सदन में उपस्थित होना चाहिए। संसद की भाषा। अनुच्छेद 120 के तहत
हिंदी और अंग्रेजी को संसद में कार्य करने की भाषा बनाया गया है। लेकिन यदि कोई सदस्य हिंदी व अंग्रेजी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो स्पीकर या सभापति, ये क्या है, वो वॉइस नहीं, प्रश्नकाल, सदन की बैठक का पहला घंटा, मतलब अगर नहीं अभिव्यक्त कर पाता तो स्पीकर या सभापति जो है मतलब उसकी बात रखेंगे, वॉइस नहीं। छठा, प्रश्न कॉल, सदन की बैठक का पहला घंटा, लोकसभा में 11 AM, राज्यसभा में 12 PM पर पहला घंटा जो है, सदन का पहला घंटा। सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का प्रयास। प्रश्नकाल, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन। 3 प्रकार के प्रश्न, एक तारांकित प्रश्न और एक होता है गैर तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न में मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है। यहाँ पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लगभग 15-20 प्रश्न। गैर तारांकित प्रश्न, लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं। लगभग 220-30। तीसरा, अल्प सूचना के प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में 16 दिन की अवधि के भीतर सूचना देकर मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न भी। शून्यकाल, संसदीय नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। यह भारतीय संसदीय व्यवस्था का नवाचार, यह अनौपचारिक साधन है जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित सूचना के मामले उठाए जा सकते हैं। इसका निश्चित समय नहीं होता है। संसदीय प्रस्ताव, इसे सदन का राय यानी कि ओपिनियन जानने के लिए लाया जाता है। यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का प्रभावी साधन माना जाता है। स्थगन प्रस्ताव, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। यह अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। ऐसा विषय तथ्यात्मक हो, निश्चित स्वरूप का हो, अविलंबनीय लोक महत्व का हो। इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यह विपक्षी दल द्वारा सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, अतः इसके पारित होने पर इसे सरकार की निंदा के रूप में देखा जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यह भारतीय संसदीय व्यवस्था का नवाचार है जो 1954 में प्रारंभ किया गया था। इसे अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे दोनों सदनों में लाया जा सकता है। चूँकि इस पर मतदान नहीं होता है, इसलिए इसे सरकार की निंदा के रूप में नहीं देखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया और कामकाज नियम संख्या 198 के तहत इसकी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। यह विपक्षी दल द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, केवल मंत्री के विरुद्ध नहीं। इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जहां इसे लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे लाने के कारण और आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। स्पीकर द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद अगले 10 दिनों में से किसी एक दिन का निर्धारण किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा परिचर्चा के बाद मतदान कराया जाता है। इस प्रस्ताव पर सदन में बराबर मत होने की स्थिति में स्पीकर द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जा सकता है।
एक सत्र में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में लाया गया था। सबसे अधिक 17 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मोरारजी देसाई के विरुद्ध पारित हुआ था। निंदा प्रस्ताव, यह सरकार की निंदा या आलोचना के रूप में लाया जाता है। इसे लाने के लिए कारण बताना आवश्यक होता है। यह किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। विश्वास प्रस्ताव, यह सत्ताधारी दल द्वारा केवल लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। इसे ट्रस्ट वोट यानी कि विश्वास मत भी कहते हैं। एसार ब्रोमईवाद में न्यायालय ने विश्वास मत के लिए 48 घंटे से लेकर 15 दिनों तक की अवधि निर्धारित की थी। पहली बार विश्वास मत चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जा सकता है। लोकसभा में नियम संख्या 222 के तहत और राज्यसभा में नियम संख्या 187 के तहत इसे लाया जाता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य के विरुद्ध तब लाया जाता है जब वह गलत तथ्य या सूचना के आधार पर सदन को गुमराह करता है। इसे सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद ऐसे मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर स्पीकर या सभापति संबंधित सदस्य के संबंध में निर्णय लेते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, इसे संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए लाया जाता है। इस पर चर्चा के बाद मतदान होता है, जो लोकसभा में पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की हार या अविश्वास के रूप में देखा जाएगा। नियम 377, यह लोकसभा का नियम है। इसे लोकसभा में प्रयोग में लाया जाता है। इसके तहत ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो किसी अन्य प्रस्ताव द्वारा नहीं उठाए जा सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा, यह लोकसभा में लोक महत्व के प्रश्नों से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए लाया जाता है। इसके लिए लोकसभा में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। वहीं राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन ऐसी चर्चा की जा सकती है। हालांकि इसके लिए 3 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। संसदीय समितियां, संसदीय समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि ये संसदीय नियमों के अधीन होती हैं। ये कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के प्रभावी साधन माने जाते हैं। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है, अतः इन्हें लघु संसद के रूप में भी देखा जाता है। संसदीय समितियों में दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। इसमें रचनात्मक बहस संभव हो पाती है। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक अस्थायी समितियां, वित्तीय समिति। अस्थायी समितियां, वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। बी, जांच समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। अस्थायी समितियां, प्रवर समिति, एकल सदन, संयुक्त समिति, दोनों सदन। अस्थायी समिति, वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, जिनका निर्वाचन
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। 1967 के बाद परंपरा के तहत विपक्षी दल के किसी नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। पीएसी के का कार्य निम्नलिखित हैं। प्राक्कलन समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। यह भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा दी गई राशियों के विनियोग खर्च दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करता है। इसका कार्य यह देखना होता है कि क्या संसद द्वारा प्राधिकृत रूप में ही धनराशि का खर्च किया गया है और क्या उसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग हुआ है जिसके लिए दिया गया है। यह कैग की रिपोर्ट के आधार पर लेखाओं की जांच करती है। कैग इसकी बैठकों में भाग लेते हैं और सहायता देते हैं, इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का दार्शनिक मित्र और मार्गदर्शक माना जाता है। प्राक्कलन समिति, इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से 1 वर्ष के लिए किया जाता है और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। इस समिति के कार्य हैं, निम्नलिखित कार्य हैं। यह समिति विभिन्न मंत्रालयों के प्राक्कलन का निर्धारण करती है। इसका कार्य आर्थिक मितव्ययता और व्यय में कुशलता के लिए सुझाव देना है। यह सरकार को ऐसी नीतियों का सुझाव देती है जो प्रशासनिक कुशलता तथा संगठन में सुधार के लिए आवश्यक होती है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी कहते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, जिनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रभावी कार्यकरण के लिए सुझाव देती है। जांच समिति, याचिका समिति, यह समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। इनका मुख्य कार्य सदन से संबंधित याचिकाओं की जांच करना और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। विशेषाधिकार समिति, यह समिति भी दोनों सदनों में अलग अलग होती है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य सदन के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करना और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा करना होता है। विभागीय समिति, इस समिति की धारणा 1993 में लोकप्रिय हुई। प्रारंभ में 17 विभागीय समितियों का प्रावधान था। 2004 के बाद अब 24 विभागीय समितियां हैं। इनमें 8 राज्यसभा के अधीन और 16 लोकसभा के अधीन कार्य करती हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना होता है। यह संबंधित मंत्रालयों के विधेयकों का परीक्षण भी करती है, साथ ही अनुदान की मांगों पर विचार भी करती है। नियम समिति, लोकसभा की नियम समिति में स्पीकर सहित 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। वहीं राज्यसभा की नियम समिति में सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं और सभापति द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाती है। इस समिति का मुख्य कार्य सदन से संबंधित प्रक्रियाओं और कार्य संचालन के लिए नियम बनाना होता है। कार्य सलाहकारी
समिति। लोकसभा की समिति में स्पीकर सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में सभापति सहित 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को निर्धारित करना होता है। प्रथम वाचन विधेयक के शीर्षक और उद्देश्य, चर्चा नहीं। द्वितीय वाचन समिति, जनता, सदन में चर्चा। तृतीय वाचन मतदान। विधेयक साधारण विधेयक, धन विधेयक, जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। विधायी प्रक्रिया। सदन में प्रस्तुत होने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक, ऐसे विधेयक मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों द्वारा लाए जाते हैं। निजी सदस्य विधेयक, यह विधेयक मंत्रियों से भिन्न सदन के अन्य सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं। 1970 के बाद अभी तक संसद में कोई भी निजी सदस्य विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं हो सका है। हालांकि 1970 के पूर्व 24 निजी संसद द्वारा पारित हुए थे। हाल ही में तिरुचिय शिवा द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत ट्रांसजेंडर संरक्षण विधेयक राज्यसभा तो पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हो सका। विधेयक के वाचन या चरण। कोई भी विधेयक 3 चरणों से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन। इस चरण में विधेयक स्पीकर के द्वारा भारत के राजपत्र में या तो प्रकाशित करा दिया जाता है या सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है। जहाँ केवल विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, उस पर कोई बहस नहीं की जाती है। द्वितीय वाचन। इस चरण में विधेयक पर चर्चा व परिचर्चा होती है। साथ ही विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है या उसे जनता की राय जानने के लिए भेजा जा सकता है। इस वाचन में आवश्यक होने पर विधेयक में संशोधन भी किए जा सकते हैं। तृतीय वाचन। इस चरण में विधेयक को मतदान के लिए रखा जाता है। इस दौरान विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लोजर मोशन। यह मोशन प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किसी विधेयक पर चर्चा या बहस में कटौती करने या समाप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, जो 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्लोजर। जब कोई सदस्य यह प्रस्ताव लाता है कि विधेयक पर पर्याप्त चर्चा के बाद उसे मतदान के लिए रख दिया जाता है। कंपार्टमेंट क्लोजर। इसके तहत विधेयक या प्रस्ताव के उपबंधों को बहस शुरू होने से पूर्व भागों में बांट लिया जाता है और बहस में प्रत्येक भाग को संपूर्णतः देखा जाता है और प्रत्येक भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू क्लोजर। इसके तहत बहस के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही विचार किया जाता है और बीच में आने वाले उपबंधों को छोड़ दिया जाता है तथा विधेयक को मतदान के लिए रख दिया जाता है। ग्लोटीन। जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक पर चर्चा व बहस संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उसे सीधे मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। साधारण विधेयक। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में यह प्रस्तुत किया जाता है वहाँ तीनों वाचन से होकर गुजरता है। प्रथम सदन द्वारा पारित होने पर विधेयक दूसरे सदन में जाता है, जहाँ दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यदि निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो इसे दोनों सदनों के मध्य गतिरोध के रूप में देखा जाएगा। दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए, विधेयक में संशोधन कर दिया जाए जिससे पहला सदन सहमत न हो। दूसरा सदन विधेयक पर 6 माह तक कार्यवाही न करे।
उपरोक्त स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है। दहेज विरोधी अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1968, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, ये 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, जहां राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत ऐसे विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं। अपनी अनुमति रोक सकते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवहन या विनियमन दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा और ऐसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मद से धन प्राप्त करना, अर्थात ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में जुर्माना, शास्त्रीय या फीस शामिल नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। स्पीकर द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा विधेयक पारित होने के पश्चात उसे राज्यसभा की सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा की विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अतः राज्यसभा धन विधेयकों को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, बल्कि अधिक से अधिक 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। अतः धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो अनुमति दे सकते हैं या अनुमति देने से रोक सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 के उपबंध 1 और 3 के तहत वित्तीय विधेयक को दो श्रेणियां हैं। अनुच्छेद 117(1) के तहत इसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय के साथ साथ प्रशासनिक प्रावधानों का भी उल्लेख होता है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है और ऐसे विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू होता है। अनुच्छेद 117(3) के तहत इसके तहत भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का उल्लेख होता है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इनके पारित होने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है।
संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दो रूप हैं: संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित विधेयक और अधिनियम राज्य विधानमंडलों के समर्थन से, जैसे अनुच्छेद 54-55 राष्ट्रपति के 7वीं अनुसूची। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार सर्वोच्च और उच्च। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 279A और जीएसटी परिषद है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित विधेयक, जैसे मूल अधिकार, निदेशक तत्व इत्यादि। ऐसे विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसका दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। अतः संविधान संशोधन पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं तथा इस पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देना बाध्यकारी है। कुछ अधिनियम में कुछ संविधान संशोधन तीसरे प्रकार से, अर्थात संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी किए जाते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, विधान परिषद का सृजन या उत्साधन आदि। लोकसभा के विघटित होने पर विधेयक पर प्रभाव। यदि विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और वह लोकसभा में लंबित हो तब वह समाप्त हो जाएगा। ऐसे विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित हों और राज्यसभा में लंबित हों वो भी व्यापकगत हो जाएंगे। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा से प्रारंभ हों और राज्यसभा में ही लंबित हों वे व्यापकगत नहीं होंगे। जिस विधेयक के लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा की हो वे भी व्यापकगत होंगे। ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हों लेकिन राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हों वे व्यापकगत नहीं होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराया जाता है। बजट भारत सरकार की उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट दस्तावेज में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं: वार्षिक वित्तीय विवरण, अलग अलग मंत्रियों को कितना पैसा दिया गया, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक, राजकीय प्रबंधन और उत्तरदायित्व अधिनियम के अधीन अनुदेशित विवरण, बृहत आर्थिक रूपरेखा, राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, व्यय बजट, प्राप्ति बजट, वित्त विधेयक के प्रावधान की व्याख्या, बजट एक नज़र में, आउटकम बजट। वर्ष 2017 के बाद बजट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं। रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया है। बजट प्रस्तुत करने की तिथि 1 फरवरी निर्धारित की गई है। बजट में योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है। बजट के संदर्भ में राज्यसभा को चर्चा करने का अधिकार तो है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं।
वहीं अनुच्छेद 265 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद के प्राधिकार के बिना कोई भी कर आरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। साथ ही संसद कर में कमी या समाप्ति कर सकती है, लेकिन इसमें उसमें वृद्धि नहीं कर सकती है। बजट प्रस्तुत करने के समय 3 आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं: आकलित बजट 2021-22 और संशोधित बजट 2020-21, वास्तविक बजट 2019-20। बजट पारित होने के चरण। बजट की प्रस्तुति। राष्ट्रपति के निर्देश पर वित्त मंत्री द्वारा बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री के बजट भाषण से शुरू होती है। बजट भाषण के पहले भाग में प्रत्येक मंत्रालय को दी जाने वाली धनराशि और नई योजनाओं का उल्लेख होता है, जबकि दूसरे खंड में करारोपण का प्रावधान होता है। सामान्य चर्चा। बजट प्रस्तुति के अगले 3-4 दिनों तक बजट पर सामान्य चर्चा होती है, जिसके पश्चात सदन को अगले 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। विभागीय समितियों द्वारा जांच। सदन के स्थगन के दौरान प्रत्येक मंत्रालय की विभागीय समितियां अनुदान की मांगों पर विचार करती है और अपनी अनुशंसा देती है। अनुदान की मांगों पर मतदान। विभागीय समितियों की अनुशंसा के आधार पर अनुदानों की मांग पर लोकसभा में मतदान होता है, राज्यसभा में नहीं। इस दौरान विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में अनुदान की मांगों के संदर्भ में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसके तहत अनुदान की मांग पर नीतिगत असहमति व्यक्त करते हुए अनुदान की धनराशि में कटौती करते हुए उसे 1 रुपये कर दिया जाता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अनुदान की मांग की कुल राशि में केवल 100 रुपये की सांकेतिक कटौती कर दी जाती है। आर्थिक या मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। इसके तहत अनुदान की कुल धनराशि में एक निश्चित राशि की कटौती कर दी जाती है। यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखा जाता है। विनियोग विधेयक का पारित होना। अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा सरकार को धनराशि के विनियोग के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस विधेयक में लोकसभा इस स्वीकृत अनुदान और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होते हैं। धन विधेयक की भांति ही इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक की भांति ही यह पारित होता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होता है। वित्त विधेयक। बजट पारित का अंतिम विधेयक वित्त विधेयक है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पारित होने के बाद संपूर्ण बजट प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अन्य अनुदान। लेखा अनुदान। इसे बजट की प्रस्तुति के समय पेश किया जाता है। यह अग्रिम धनराशि के रूप में होता है, जो बजट की कुल आकलित राशि का 1/6 होता है। अनुपूरक अनुदान। अनुच्छेद 115 के तहत यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रायोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है तो अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। अतिरिक्त अनुदान। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर धनराशि की जरूरत हो जिसकी कल्पना बजट निर्माण के समय न की गई हो तो अतिरिक्त अनुदान लाया जाता है। अपवाद अनुदान। यदि कोई अनुदान किसी वित्तीय वर्ष की
चालू सेवा का भाग न हो तो इसके लिए अपवाद अनुदान लाया जाता है। प्रत्यायानुदान अनुच्छेद 116 के तहत जब किसी सेवा के महत्व और उसके अनिश्चित रूप के कारण उसे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न किया गया हो तो ऐसे अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए प्रत्यायानुदान लाया जाता है। यह ब्लैंक चेक के रूप में होता है। अंतरिम बजट अंतरिम बजट तब पारित किया जाता है जब लोकसभा का विघटन निकट होता है या नई सरकार निर्वाचित होकर आई हो और उसके पास बजट की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय न हो। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जो अंतरिम बजट था। संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 के में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संसदीय कार्यवाहियों को प्रस्तुत करने या प्रकाशित करने से रोकने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। वहीं अनुच्छेद 105 के सब क्लास 3 के तहत संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे और जब तक वे इस प्रकार निर्धारित नहीं की जाती तब तक वे उसी रूप में होंगे जो 44वें संविधान संशोधन के पूर्व सदन को, उसके सदस्यों को और उसकी समितियों को प्राप्त थीं। 44वें अमेंडमेंट एक्ट के पूर्व संसदीय विशेषाधिकार इंग्लैंड की संसदीय परंपराओं पर आधारित थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इंग्लैंड शब्द को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 105 में उल्लिखित विशेषाधिकारों के अतिरिक्त सभी विशेषाधिकार परंपराओं पर आधारित हैं। संसदीय विशेषाधिकारों को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला व्यक्ति विशेषाधिकार, दूसरा सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि इसका एक अपवाद है। अनुच्छेद 121 के तहत सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। सदन के सदस्यों को सिविल मामलों में सदन या उसकी किसी समिति के अधिवेशन के दौरान और अधिवेशन सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और अंत के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। साक्षी के रूप में न्यायालय के सामने उपस्थित होने से छूट। सामूहिक विशेषाधिकार, सदन को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन का और अन्य लोगों को प्रकाशन से रोकने का अधिकार है। सदन से बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार है। आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार है। संसदीय कार्यवाहियों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संसदीय परिसर के भीतर स्पीकर या सभापति के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। संसदीय अवमानना पर अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार है।